हमारी परिचर्चा का विषय है मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। मॉरिशस हिंद महासागर में उपस्थित एक बहुत छोटा सा द्वीप है, बहुत सुंदर सा द्वीप है ये। और इस छोटे से द्वीप में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए व्यक्ति से लेकर संस्थाएं तक जुटी हुई हैं। और हम इसी विषय पर आज बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि मॉरिशस में हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी एक संस्कृति है, अपनी पहचान को साबित करने का एक वाहिका है। तो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अजामिल माता बदल जी, डॉक्टर राजरानी गोविंद, उदय नारायण गंगू जी और डॉक्टर विलोद बाला अरुण जी। क्योंकि यहां जो संस्थाएं हैं, जैसे आर्य सभा है, हिंदी प्रचारिणी सभा है, विश्व हिंदी सचिवालय है, सब अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी लगन से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। महात्मा गांधी संस्थान है जहां हिंदी की पढ़ाई होती है उच्च कक्षाओं में। तो हम अपनी बात शुरू करना चाहेंगे अजामिल माता बदल जी से कि आप हिंदी प्रचारिणी सभा के प्रमुख हैं। हम ये जानना चाहते हैं माता बदल जी कि किस प्रकार आप हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं मॉरिशस में। पहले मैं हिंदी प्रचारिणी सभा के संबंध में बताना चाहूँगा आपको। जी। इसकी स्थापना वर्षों पहले 1926 में हुई, पंजीकरण 1935 में, और तब से उसका उद्देश्य एकमात्र यह है कि मॉरिशस भर में हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार हो। भाषा और साहित्य दोनों जी। तो इसके लिए उसको सहयोग सभा को छोटी पाठशालाओं से, जिसको हम यहाँ बैठका बोलते हैं, जी, और उसकी संख्या हमारे साथ जो संबद्ध हैं 125 के लगभग हैं। अच्छा। उनके सहयोग से हम हिंदी का प्रचार करते हैं। जी। वो पढ़ाई करवाते हैं, शिक्षण करवाते हैं, हम परीक्षण की व्यवस्था करवाते हैं, प्रमाण पत्र वितरण करवाते हैं। तो पूरे मॉरिशस में आपकी शाखाएं हैं? पूरे मॉरिशस में है जी, बिखरी हुई। तो इन परीक्षाओं के अलावा और क्या काम करती है हिंदी? परीक्षाओं के अलावा हम लेखकों को प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा। और चाहते हैं कि उनकी रचनाएं प्रकाशित हों। प्रकाशन में भी हमारा योगदान है बहुत पहले से। 1936-35 में हमारी एक पत्रिका हुआ करती थी, हस्तलिखित पत्रिका, जिसका नाम दुर्गा है। उसकी प्रतियां अभी तक सुरक्षित हैं। और उसी परंपरा में आज भी हमारी संस्था से पंकज नाम की पत्रिका प्रकाशित होती है। अच्छा। और उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारे लेखक एक मंच प्राप्त करें जहां से उनकी रचनाएं तो यहाँ के विभिन्न साहित्यकारों की रचनाएं आपकी इस पत्रिका में प्रकाशित होती हैं। नए लेखकों को भी हम प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है माता बदल जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी संस्था नए लेखकों को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है? मतलब उनको अवसर देते हैं कि वो रचनाएं लिखें, तैयार करें, और उनको प्रकाश में लाने का जिम्मा हमारा होता है। क्या कोई रचनात्मक प्रतियोगिता भी आप आयोजित करवाते हैं? जी। किस तरह की प्रतियोगिता होती है? विभिन्न विधाएं हैं, निबंध लेखन है, कविता लेखन है, कहानी लेखन है, और उनको पुरस्कृत भी करते हैं। जी। पुरस्कृत करने के बाद उसका प्रकाशन भी करते हैं। और जो आपकी हिंदी स्पीकिंग की, हिंदी बोलने की कोई संघ है, कोई संस्था है? हाँ, हिंदी स्पीकिंग यूनियन अंग्रेजी नाम है जी। और उसको हम हिंदी संगठन बोलते हैं। अच्छा। और जैसे उसका नाम इंग्लिश वाला बताता है जी, स्पीकिंग यूनियन। हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे हिंदी बोलें जी। मुख्य उद्देश्य ये है। और उसके लिए गतिविधियां हम आयोजित करते हैं, जैसे बच्चों से कहानी कथन करवाते हैं। और जो बड़े छात्र हैं, सेकेंडरी स्कूल के छात्र, उनसे वाचन करवाते हैं। मतलब उद्देश्य ये है कि अन्य गतिविधियों के साथ साथ वाचन को प्रमुखता दी जाए। और जैसे मान लीजिए कि भारत और मॉरिशस के बीच जो सांस्कृतिक साझा संबंध हैं, उस सांस्कृतिक साझा संबंध के अंतर्गत भी आप क्या वहां से लेखकों को यहाँ बुलाते हैं, या यहाँ से लेखकों को भारत
भेजते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए? हाँ, ये इस योजना के चलते हमारा जो मंत्रालय है शिक्षा और कला, उसके सौजन्य से भारत से विद्वान आते रहे हैं जी। और सौभाग्य है कि इन दिनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी मॉरिशस में हैं। इसी योजना के अंतर्गत 1995 से ये योजना शुरू हुई है। हर साल कोई न कोई विद्वान आता है। अभी तक दुर्भाग्य से मॉरिशस का कोई विद्वान भारत नहीं जा पाया है, लेकिन उस योजना पर कार्य कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। मैं फिर आपसे बातचीत करूंगा आगे। अभी मैं फिर मान्यवर उदय नारायण गंगू जी से की ओर मुखातिब हूं, और आप भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी दिनों से मॉरिशस में कार्यरत हैं। आप आर्य सभा में काम करते रहे हैं, अभी आप उसके मंत्री और महासचिव भी हैं, और उसके अध्यक्ष पद पर भी आपने काम किया है। तो ये आर्य सभा जो है, आर्य सभा तो बहुत सारे उसके आयाम हैं और सामाजिक कार्य भी उसके हैं। हिंदी, खास तौर पर हिंदी भाषा और या अगर हिंदी साहित्य का भी वो प्रचार प्रसार करती हो, किस प्रकार वह योगदान देती है खास तौर पर मॉरिशस में इसके विकास के लिए? सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूँगा कि 1903 में आर्य समाज की स्थापना मॉरिशस में हुई, और इस स्थापना के पीछे एक महान ग्रंथ का हाथ है, सत्यार्थ प्रकाश। जी। और सत्यार्थ प्रकाश क्योंकि महर्षि दयानंद ने खड़ी बोली में लिखा था, तो खड़ी बोली का प्रचार शुरू हुआ इस ग्रंथ के पठन पाठन और इस ग्रंथ के सत्संग द्वारा। तो जो लोग आर्य समाज में आरंभिक काल में आए, अनिवार्य रूप से उनको हिंदी में वार्तालाप करना पड़ा, और हिंदी में ही सत्संग, और समाज के जो कार्यकर्ता लोग थे वे अपनी कमेटियों में बैठते थे तो हिंदी ही में वार्तालाप करते थे। अच्छा। आज भी आर्य समाज के मंदिरों में जहाँ जहाँ कोई कार्य होता है तो हिंदी को ही प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि आर्य समाजियों ने एक प्रकार से ये मान रखा है कि उनके विचारों के आदान प्रदान की भाषा हिंदी रही है। तो मौखिक रूप में आर्य समाज हिंदी का प्रचार प्रसार करता रहा है, और साथ ही साथ लिखित रूप में तो दो बड़े माध्यमों से हमने हिंदी को यहाँ फैलाया है, बोलकर, वार्तालाप द्वारा, प्रवचन के माध्यम से और लेखन के माध्यम से। लेखन के माध्यम से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभिक काल से अब तक पिछले 100 सालों में प्रकाशन कार्य होता रहा है। आरंभ में हम लोगों ने एक पत्र निकाला था, मॉरिशस आर्य पत्रिका, और यह उस प्रेस में यह पत्रिका छपती थी जिस प्रेस में भारत से आए हुए मनीलाल डॉक्टर जो एक बारिस्टर थे, और वो यहाँ पर हिंदुओं के त्राता के रूप में आए थे, तो उन्होंने हिंदुस्तानी नाम का जो पत्र निकाला था। कुछ वर्षों तक यह पत्र प्रकाशित होता रहा। जब 1911 में वो भारत लौटने लगे तो उन्होंने अपना प्रेस आर्य समाज को दे दिया। उस समय आर्य समाज का जो मुख्य नाम था वो आर्य प्रतिनिधि सभा। तो आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से आर्य पत्रिका का प्रकाशन हुआ। तो लेखन रूप में लेखकों को अवसर मिला कि हिंदी की सेवा वो करें, और हिंदी का प्रचार प्रसार इस तरह लिखित रूप में होता रहा। उदय जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो पत्र पत्रिकाएं आपकी संस्था से प्रकाशित होती हैं, तो ये इन पत्रिकाओं का, पत्रों का जो प्रसार है, प्रचार है, वो कितना है मॉरिशस में? अच्छा, प्रचार प्रसार ऐसे तो 3000 इस समय पत्र, आर्योदय नाम का जो पत्र है जो पिछले 50 वर्षों से लगातार प्रकाशित होता रहा है, कभी साप्ताहिक रूप में, कभी अर्ध साप्ताहिक रूप में, और कभी पाक्षिक और मासिक रूप में भी, विशेषांक के रूप में भी। तो वर्तमान में निश्चित ग्राहक संख्या है 3000। ये पत्रिका मॉरिशस के भीतर ही वितरित होती है या मॉरिशस के बाहर भी जाती है? भारत के कुछ स्थानों पे भी भेजते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में भी, और भारत में भी, और कनाडा आदि स्थानों पे जहाँ पर आर्य समाज के केंद्र हैं, लोग मांगते हैं तो हम भेज दिया करते हैं। तो इसकी विषय वस्तु क्या होती है? किस तरह की सामग्री आप इस पत्रिका में छापते हैं? यूँ तो विशेष रूप से लेखों पर आधारित यह पत्रिका है। सूचनाएं भी होती है, विज्ञप्तियाँ भी होती है, उसमें धार्मिक गतिविधियाँ जो मॉरिशस में होती है उनका विवरण होता है। विवरण के साथ साथ कभी कभी कुछ साहित्यिक विधाएँ,
कुछ लोग कहानी के माध्यम से अपना संदेश देना चाहते हैं, या कुछ लोग कविता ही द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति कर लाते हैं, तो उन सबको हम अवसर देते हैं। कुछ एक साहित्यिक लेख भी आ जाते हैं, परंतु मूलतः यह पत्रिका धार्मिक होने के कारण धार्मिक गतिविधियों की चर्चा इस पे ज़्यादा होती है। हाँ, लेकिन इससे विषय धार्मिक है, लेकिन इसके द्वारा लोग हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी सीखते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। और दूसरी बात है कि पत्रिका के अतिरिक्त आर्य समाज के स्कूलों में लगभग 175 पाठशालाएं चलती हैं। अच्छा। इन 175 पाठशालाओं में 2 स्तर की पढ़ाई होती है, प्राथमिक और माध्यमिक। आरंभिक काल में जहाँ पर सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियाँ होती थी, उस स्थान को हम लोग बैठका बोलते थे। फूस का बना हुआ एक झोंपड़ा होता था, तो बैठका से हमने प्रारंभ किया था हिंदी पढ़ाई, और आज हम विश्वविद्यालयीय स्तर तक पहुँच गए हैं। इस समय आर्य सभा मॉरिशस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्ध जो पढ़ाई है मॉरिशस में डीएवी डिग्री कॉलेज के द्वारा कर रही है, और इस पढ़ाई में भाग लेने वाले छात्र बीए जनरल के हैं, बीए ऑनर्स के हैं और एमए के हैं। तो लगभग 100 तक छात्र इन दिनों हिंदी पढ़ रहे हैं, और विश्वविद्यालय स्तर की यह पढ़ाई है। तो यही विद्यार्थी इन पत्रों की तरफ भी विशेष रूप से आकृष्ट होते हैं, और जब भी विशेषांक आदि निकलता है तो पढ़ते हैं, योगदान भी देते हैं। उनको लिखने का एक मंच भी प्राप्त होता है, और पढ़ने पढ़ाने के लिए सामग्री भी मिल जाती है। धन्यवाद, बहुत जानकारी इससे मिली। अब मैं महात्मा गांधी संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजरानी गोविंद जी से आग्रह करता हूं कि वो हमें बताएं कि आपके संस्थान में आपका जो हिंदी विभाग है, उस हिंदी विभाग में हिंदी की पढ़ाई किस तरह से होती है, किस तरह के विद्यार्थी वहां आते हैं, और आपकी पाठ्यचर्या क्या है, सिलेबस क्या है, और किस तरह से आप अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करती हैं हिंदी पढ़ने पढ़ाने के लिए। देखिए, महात्मा गांधी संस्थान का जो हिंदी विभाग है वो काफ़ी पुराना है। इसका पूरा इतिहास न सुना करके आपको मैं वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगी। महात्मा गांधी संस्थान जो है उसके हिंदी विभाग में हम लोग 9 सदस्य हैं, और मॉरिशस विश्वविद्यालय का चूंकि अपना निजी हिंदी विभाग नहीं है, तो हिंदी से संबंधित विश्वविद्यालयीय स्तर की जो पढ़ाई है वो महात्मा गांधी संस्थान का ही उत्तरदायित्व रहा है। हमारे यहाँ बीए, एमए और पीएचडी के स्तर तक पढ़ाई चलती है, और पूर्णकालिक कक्षाएं चलती है, अंशकालिक भी। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के सहयोग से प्रशिक्षण कार्य में भी लगा हुआ है। हमारे यहाँ जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय है उनके अध्यापकों का प्रशिक्षण चलता है। तो इन दिनों एक पाठ्यक्रम जो हमारे यहाँ चल रहा है वो है टीचर्स डिप्लोमा प्रोग्राम। फिर इसके अतिरिक्त एडवांस सर्टिफिकेट इन एजुकेशन, जो लोग ऑलरेडी जो इन सर्विस है उनके लिए ये चलाया जा रहा है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन भी। कुल मिलाकर के हमारे यहाँ 300 छात्र फिलहाल हिंदी पढ़ रहे हैं। एमए की पढ़ाई जो है वो 2001 से प्रारंभ हुई, और अभी तक 94 छात्रों ने हमारे यहाँ से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो मुझे लगता है किसी भारतेतर देश के लिए वो गौरव की बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे विद्यार्थियों में जागरूकता जगाने के लिए आप लोग बहुत सारे आयोजन करती हैं, तो उसके बारे में भी कुछ आप बताएं। हाँ, देखिए प्रोफेसर सत्यकाम जी, मेरे विचार में भाषा जो है केवल कक्षा में बैठ करके अर्जित नहीं की जाती। इसी कारण हमारे यहाँ समय समय पर कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जैसे इन दिनों हमारे यहाँ हिंदी सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। अच्छा। तो हिंदी सप्ताह के अंतर्गत हम लोगों ने 4 प्रमुख गतिविधियां रखी है। एक स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता, दूसरी हमारी जो गतिविधि कल ही हुई वो है नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता, और तीसरी जो प्रतियोगिता है जो बहुत ही प्रचलित है छात्रों के बीच वो है अंत्याक्षरी। इसके अतिरिक्त पोस्टर प्रतियोगिता भी हम लोगों ने रखा।
फिर अंत में जाकर के एक प्रकार से प्राइज गिविंग सेरेमनी भी हम लोग रख रहे हैं। इसके अंतर्गत भारत के किसी प्रसिद्ध विद्वान को बुला करके वक्तव्य दिलवाएंगे छात्रों को। जैसे आपने दो चीजें कही, एक स्वरचित कविता पाठ, हाँ, और दूसरा आपने कहा नुक्कड़ नाटक। तो स्वरचित रचना पाठ में कितने विद्यार्थियों के जो कविता लेखन का जो स्तर है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अभी परसों जो प्रतियोगिता हुई उसमें 25 छात्रों ने भाग लिया जी। और जहां तक स्तर की बात है, मैं तो यही कहूंगी कि इन कविताओं की तुलना आप भारतीय लेखकों की कविताओं से आप कर सकते हैं, और कुछ चौंकाने वाली है जी। कुछ चौंकाने वाली है। नुक्कड़ नाटक में भी छात्रों ने अपनी कला को प्रदर्शित किया, और मैं जब देखती हूँ, चूंकि मैंने दिल्ली से पढ़ाई की है, अपना अध्ययन वहां पे किया, मैं तो यही कहूंगी कि जो धारा वहां बह रही है ये मॉरिशस तक पहुंच गई है। छात्रों में बहुत छिपी प्रतिभाएं होती हैं, उनको प्रोत्साहन देने की देर है। डॉक्टर गोविंद, मैं जब मॉरिशस के साहित्यकारों पर काम कर रहा हूँ, कई बार मुझे ये ऐसा एहसास हुआ है कि नवोदित लेखकों की हिंदी में लिखने वाले जो नई पीढ़ी के लेखक है उसमें क्या थोड़ी सी शिथिलता ही है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कविताएं युवा वर्ग रच रहा है, हाँ। तो क्या यहाँ के साहित्य समूह को आपके रचनाकारों की जानकारी नहीं है? जानकारी है, पर क्या है, देखिए हमारे यहाँ प्रकाशन की भी समस्याएं हैं जी। प्रकाशन की समस्याएं, पाठक वर्ग जो है आप लेकिन इसमें तो मैं समझता हूँ कि माता बदल जी और ये सब लोग, उदय नारायण गंगू जी और डॉक्टर अरुण, ये लोग सब लोग मदद कर सकते हैं कि जो भी नवोदित यहाँ के कथाकार हैं, कवयित्रियाँ हैं, कवि हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं मुखातिब होना चाहता हूँ विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर विनोद बाला अरुण जी से, और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा नेतृत्व और इतना बड़ा उत्तरदायित्व आपके पास है, और मॉरिशस को भी जो ये सम्मान मिला है कि विश्व हिंदी सचिवालय, निश्चित रूप से इसलिए कि मॉरिशस हिंदी को जीता है, ये उसकी धड़कन में है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो ये सचिवालय है वो मॉरिशस में जो स्थापना इसकी हुई है, वो स्थापना कब, कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व हिंदी सचिवालय बना तो अभी 2-3 साल पहले है, लेकिन इसका बीजारोपण बहुत पहले प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन के साथ ही हुआ था। 1975 में जब नागपुर में भारत में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, उस समय सम्मेलन का प्रतिनिधित्व मॉरिशस की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम जी ने किया था, और वहीं उन्होंने अपने भाषण में ये उद्गार व्यक्त किया था कि हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार के लिए कोई एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र होना चाहिए। और उसके बाद उनकी इस धारणा की परिपुष्टि फिर 1976 में जब मॉरिशस में द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ तो उसमें भी हुई। और इतना ही नहीं, एक और अच्छी बात ये हुई कि यहाँ उस समय युवा और क्रीड़ा मंत्री डॉक्टर बसंत राय जी थे, दयानंद लाल बसंत राय जी। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। तो ये जो मंतव्य आए थे, इन मंतव्यों को पारित किया गया, और इसके बाद वाले जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन हुए उनमें बार बार इन प्रस्तावों को परिपुष्ट किया गया। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि उस पर तत्काल कुछ कार्यान्वयन नहीं हो सका। लेकिन जब 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन ट्रिनिडाड और टोबैगो में हुआ था 1996 में, उसके बाद मॉरिशस में इस दिशा में कुछ कार्य हुआ, और यहाँ का जो शिक्षा मंत्रालय है उसी के अधीन एक इकाई गठित की गई विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना के लिए, और उसके बाद फिर कार्य तेजी से चलने लगा। इसके बाद 1999 में एक भारत और मॉरिशस दोनों सरकारों के बीच में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें ये निश्चित किया गया कि किस तरह से इसका वित्तीय प्रबंधन होगा, किस तरह से इसका संचालन होगा। तो जो मुख्य मुद्दे थे उनको लेकर के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकी। उसके बाद 2002 में मॉरिशस के संसद में
एक अधिनियम, विश्व हिंदी सचिवालय अधिनियम पारित हुआ और फिर उसकी आधिकारिक घोषणा 2005 में हुई। लेकिन 2005 के पहले 2003 में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया कि भारत में दोनों सरकारों के बीच में एक और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें और अधिक रूपरेखा स्पष्ट हुई कि किस तरह से सचिवालय का कार्य आगे बढ़ेगा। और इसके बाद 2006 में महासचिव की नियुक्ति होनी थी और 2006 में महासचिव की नियुक्ति हुई। लेकिन चूंकि मैं महात्मा गांधी संस्थान में कार्यरत थी और वहां से तत्काल छुट्टी प्राप्त कर पाना संभव नहीं था, इसलिए 2007 की जनवरी में फिर मैंने वहां पर। डॉक्टर, आपकी भावी योजनाएं क्या है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को एक मान्यता प्रदान करना एक बहुत महत् कार्य है, तो उस दिशा में भारत सरकार और मॉरिशस सरकार की तरफ से आपको ही नेतृत्व देना है, तो उस दिशा के लिए भावी योजनाएं आपकी क्या हैं? हाँ, उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो अधिनियम बना था उसमें भी बहुत सारी गतिविधियों का निरूपण हुआ था कि इन गतिविधियों को ही लेकर के आगे चलना है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और उन गतिविधियों में मुख्य है जो जिसे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानती हूँ, वो है एक डेटा बैंक और मल्टीमीडिया की स्थापना। क्योंकि आपको मालूम है आज कंप्यूटर का युग है और इंटरनेट के माध्यम से आप एक क्षण में किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो इस दिशा में हमने बहुत काम किया है। हमने अभी तक जो मैं कह सकती हूँ कि मॉरिशस में हिंदी की कितनी रचनाएं हैं, कहाँ से प्रकाशित हैं, इसका पूरा डेटाबेस हमारे पास तैयार है। ना ये बल्कि यहाँ जितनी संस्थाएं हैं, जितने स्कूल हैं, जितने कॉलेज हैं, उनके अध्यापक, कितनी यहाँ पे कितने पुस्तकालय हैं, मतलब हिंदी से संबंधित मॉरिशस को लेकर के आपको जो भी जानकारी चाहिए वो हमारे पास इंटरनेट पर उपलब्ध है। और इतना ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी, जैसे मैं आपको बताऊं अमेरिका में कितने कौन कौन से प्रकाशन हुए हैं, किस सन में हुए हैं, कौन लेखक हैं, कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं हिंदी के प्रचार प्रसार में, इसी तरह से यूरोप में, तो अनेक देशों का डेटाबेस हमने बना लिया है। लेकिन ये कार्य आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये पूरा हो गया है, क्योंकि ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें हम जुड़े हुए हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि हम विश्व के पूरे हिंदी जगत को एक सूत्र में बांध सकें, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है। इस विचार विमर्श से एक बात निकल कर ये आ रही है कि मॉरिशस में सूक्ष्म स्तर से लेकर, जिस तरह से माता बदल जी बता रहे हैं कि हिंदी स्पीकिंग यूनियन में हिंदी बोलने और बोलने वालों की या बोलने सिखाने वालों से एक विश्व हिंदी सचिवालय, जहां एक महत् कार्य और महत् योजना है। तो मैं आपका विचार इस बात पर जानना चाहता हूं कि आप जो ये मॉरिशस में हिंदी सिखाने की एक मुहिम आपने छेड़ रखी है, तो उस मुहिम को आप कैसे आगे बढ़ाते हैं? विभिन्न गतिविधियां हैं। एक तो शिक्षण है जी, उसके अलावा अन्य गतिविधियों में एक है प्राथमिक स्कूल के बच्चों को उकसाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वाचन प्रतियोगिता। अच्छा, वाचन का मतलब वो उनको हम उकसाते हैं कि वो कहानियां पढ़ के आएं जी और कहानियां सुनाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, उच्च स्वर में जी सबके सामने जी, तो उनकी बोलने की आदत बनती है जी। यहाँ पढ़ने वाले बहुत हैं, परीक्षाएं पास करने वाले बहुत हैं, बोलने में कठिनाई होती है, बोलते नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कठिनाई होती है। तो हमारा उद्देश्य है कि बच्चे बोलें। अच्छा अच्छा, ये प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए कार्यक्रम है कहानी कथन जी। और माध्यमिक स्तर पर जो यहाँ फॉर्म 3 फॉर्म 4 बोलते हैं जी, स्कूल सर्टिफिकेट से पहले के छात्र, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम वाचन प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं जी। और इसमें काफ़ी स्कूल सम्मिलित होते हैं। हम बच्चों को एक विषय दे देते हैं और वो अपने विषय की तैयारी करके आते हैं और मंच पर सभी बच्चों को अलग अलग विषय देते हैं या एक ही विषय देते हैं? एक विषय प्रतियोगिता है ना जी, एक विषय देते हैं, सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी करके आते हैं और उनको बढ़ावा देने के लिए, उत्साहित करने के लिए पुरस्कृत भी करते हैं जी। और कोई कार्य उसमें है, जैसे एक तो आपने वाचन प्रतियोगिता, लेकिन हिंदी में या किसी भी भाषा में जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो बाधा बनती है वो बनती है उनकी मातृभाषा। हाँ। मैं उसको बाधा नहीं कहूंगा, मतलब उस दूसरी भाषा को बोलने में।
तो जब हिंदी भाषा बोलने का सवाल आता है तो मान लीजिए कि उनकी मातृभाषा क्रियोल है, तो क्रियोल कितना उसमें सहायक होती है और कितना उसमें बाधा उत्पन्न करती है? सहायक तो नहीं होती है। अच्छा। लेकिन ऐसा है कि कभी कभी उसकी शब्दावली आ जाती है जी। यहाँ मौलिक भाषा लोगों की भोजपुरी है। अच्छा अच्छा ना, तो भोजपुरी भाषी तो हिंदी बोल सकते हैं, बराबर बोलते हैं। भोजपुरी में कुछ क्रियोल के शब्द आ गए हैं और कभी कभी वो शब्द हिंदी में भी सुनने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ मैं बताऊंगा आपको कि साहित्यिक हिंदी, क्योंकि पुस्तकों से पढ़ के लोग सीखते हैं, किसी की मातृभाषा हिंदी नहीं है यहाँ। अच्छा, यहाँ किसी की मातृभाषा हिंदी नहीं है, सब भोजपुरी बोलते हैं, सब भोजपुरी या क्रियोल। जी जी जी। तो इन दो क्रियोल से भोजपुरी, भोजपुरी से हिंदी सीखते हैं जी। और पुस्तकों से सीखते हैं। तो यहाँ की हिंदी भाषा पुस्तकीय हिंदी है। लेकिन जैसे रेडियो में हम गाना सुनते हैं या समाचार सुनते हैं तो वहां की भाषा तो काफी बोलचाल की भाषा मुझे दिखाई दी और लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी है। तो निश्चित रूप से एक महान प्रयास अलग अलग स्तरों पर मॉरिशस में हो रहा है हिंदी के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। यहाँ हिंदी पढ़ाई भी जा रही है, हिंदी बोलना सीखने का प्रयास भी किया जा रहा है, पत्रिकाएं भी निकल रही हैं और उनके द्वारा हिंदी को एक विस्तृत आयाम दिया जा रहा है। यह सौभाग्य की बात है कि हिंदी में, कि मॉरिशस में ही हिंदी सचिवालय भी है, विश्व हिंदी सचिवालय, जो पूरे विश्व के हिंदी भाषी प्रांतों, हिंदी भाषी देशों को आपस में जोड़ने का प्रयास कर रही है, जिसका महत्व उद्देश्य है हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करना। तो इस विचार विमर्श से यह बात सामने आई कि यहां हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य हो रहा है। महात्मा गांधी संस्थान है, वहां हिंदी की पढ़ाई हो रही है, नुक्कड़ नाटक लिखे जा रहे हैं, विद्यार्थी नुक्कड़ नाटक लिखते हैं, अपनी कविताएं लिखते हैं। इसलिए इस बात की भी संभावना है और अपार संभावना है कि यहां नवोदित लेखक हैं। जरूरत इस बात की है कि माता बदल जी, गंगू जी, मैडम अरुण और डॉक्टर गोविंद, इन सबको, सभी लोगों को और जो बड़े साहित्यकार हैं उन सबको मिलकर एक नया रास्ता खोजना होगा। और निश्चित रूप से अगर हम सब मिलकर एक नया रास्ता खोजेंगे तो वह मार्ग प्रशस्त होगा, नया होगा और मॉरिशस में ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी का महत्व स्थापित हो सकेगा, पथ उज्जवल हो सकेगा। आप सब लोग हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें की। ये ऐसी बातें हैं जो सब लोगों को मालूम नहीं है और मैं इसके लिए आप लोगों को सबको बहुत हृदय से आपका धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद नमस्कार और धन्यवाद।